नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं आज सुमित पीर जी और हम अब उन सभी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे जो अब छन-छन के भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए इस युद्ध के बारे में छन-छन के जो बाहर आ रही हैं। क्योंकि ऐसे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में कई बार बड़ा समय लगता है सच्चाई बाहर आने में और इसी के बारे में बात करेंगे सुमित पीर जी से। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और क्यूआर स्कैन करके पत्र पुष्प में हमारा सहयोग करते रहें। यही कार्य आप नीचे जाकर लिंक्स को क्लिक करके भी कर सकते हैं। सुमित जी, क्या हुआ साहब? मैंने सुना डर्टी बॉम्ब का खुलासा हो गया। सर, सबसे पहले आपको सभी दर्शकों को नमस्कार और शुभ बुलाने के लिए आभार। शुरुआत करते भगवान श्री गणेश का नाम लेते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान की, जिसका एंड तो बिल्कुल सही आ गया है। देखिए, आज जो बड़ी खबरें आई हैं, जो अब लगभग आप संजय सर मान लीजिए तय है, जो जिस बम से ही हमें डराते थे, जिस इस्लामिक बम की दुहाई देते थे और जिसका चूरन बेच के इन्होंने अब तक ज़कात और खैरात इकट्ठी की थी, वो फसाद टूट गया है। अगर आप परसों मोदी जी का संबोधन सुनेंगे तो जो मोदी जी ने कहा कि नो मोर न्यूक्लियर ब्लफ, तो मैंने कहा साहब ने 11 साल बाद ऐसा क्यों कह दिया? 11 साल तक तो नहीं बोला सर ने, तो कुछ तो हुआ है। तो दुनिया में काफी अटकलें लग गई, व्हाई व्हाट हैपेंड, ऐसा क्या हुआ? फिर वो आ गए जी कि जी नूर खान में थोड़ा बहुत लीक है। वो फिर बात दब गई, फिर चली कैराना हिल्स में। कह रहा कैराना हिल्स में जी लीक है। कैराना हिल्स में वो जो आपके अमेरिका के न्यूक्लियर स्निफर, गामा रे सेंसर वाले इजिप्शियन न्यूक्लियर स्निफर आए, पहले ये बातें आई कि भाई ये चल रही है, हवा में घूम रहे हैं, और डेरा गाजी खान को जो इसराइल ने ध्वस्त किया था तब आए थे, उसके बाद अब आए। तो ये कहानियां चलती रही। पाकिस्तान छुप है, पाकिस्तान डिनाई करा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एयर मार्शल भारती साहब की बात करें तो जब उन्हें एक हमारा बंधु पूछता कि भाई आपने ऐसा कुछ किया, कहता अच्छा कैराना हिल्स में ऐसा कुछ है, हमें तो पता ही नहीं। ये जो सरकास्टिक टोन था ना, हमें पता ही नहीं है कि कैराना हिल है कहाँ। है कहाँ पे ये भाई, ये तो तुमने हमें बताया, मैं तो पता। ये एक सरकास्टिक टोन है, मतलब ऐसा हो सकता है भारती साहब को ये ना पता वहां क्या और वो कहाँ पे है। तो इससे एक जो शक की सुई और है। और जो एक तीसरी बात आ गई, वो जो एक मोदी जी का डॉक्ट्रिन था, व्हाट इज बिटवीन नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट एंड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। उसके बीच की एक जगह, उसके बीच का एक स्टेज मोदी जी ने इन्वेंट कर दिया, मोदी डॉक्टर ने इन्वेंट कर दिया कि आप नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट से जाइए, न्यूक्लियर में मत जाइए। बट अगर न्यूक्लियर अस्त्रों को ध्वस्त कर देंगे, न्यूक्लियर अस्त्रों को बेकार कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली विदाउट गेटिंग इनटू न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट यू हैव एंडेड एंड वन द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। ये एक चीज थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोग भूल रहे हैं, जिनको बार बार मैं याद दिला रहा हूं, भाई भारत और भारत और इजराइल में कैपेसिटी, अमेरिका में कैपेसिटी, पर एक चीज आप लोगों बंधुओं मत भूलिए, मेरी बहनों मत भूलिए, क्योंकि ये काम भारत ने अगेंस्ट अ रोग न्यूक्लियर आर्म्ड नेबर किया है। ये काम इजराइल आज तक नहीं कर पाई, ये काम अमेरिका आज तक नहीं कर पाई। ये जो हमारा पड़ोसी रोग न्यूक्लियर स्टेट है, जहादी मुल्ला स्टेट है, तो उसके अगेंस्ट किया है। ये एक बहुत बड़ी हमारी अचीवमेंट है, इसको आप नजरअंदाज न कीजिए। वी आर नंबर 1 इन द गेम नाउ, पहली बात। अब इस विशेष चीज की बात करें, डेवलपमेंट्स क्या है। अब पहली डेवलपमेंट संजय सर है, वहां के आसपास पाकिस्तान मिलिट्री की जो अनकन्फर्म्ड इंटेल है कि जो गतिविधियां हैं बढ़ गई है। अब एयरफोर्स कहता हमारा जी मैंने एयरबेस ठोका। एयरबेस और न्यूक्लियर साइट में 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, 20 किलोमीटर। और टनल्स, एयरबेस और जो इनकी न्यूक्लियर साइट है उसमें 75 किलोमीटर का डिफरेंस है। अगर हमने 20 किलोमीटर दूर बमबारी की, मान लीजिए हमने दिल्ली में कोई साइट को टारगेट किया, उसका धुआं मेरठ में तो नहीं उठेगा ना, आसपास उठना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि अगर हमने वहां बमबारी की तो वहां समस्या क्या है, पाकिस्तान की मिलिट्री का मूवमेंट इन टनल्स के आसपास क्यों बढ़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जो सैटेलाइट इमेजरी अभी आ रही है, जो कंफर्म दिखा रही है आपको कि 550 मीटर दूर, मात्र 550 मीटर दूर फ्रॉम द माउथ ऑफ टनल्स आप धुआं उठता देख सकते हैं। धुआं, स्मोक कैन बी सीन में सैटेलाइट इमेजरी। ये भी ओपन इंटेल में चीजें आ गई है। अगर वहां कुछ हुआ नहीं, हमने कुछ किया नहीं, तो वहां ऐसा क्या हो गया कि सैटेलाइट इमेजरी में धुआं दिखा रहा, क्या क्या ठुका वहां पे? तो हाईली फोर्टिफाइड एरिया पाकिस्तान का। तीसरी चीज जो समझ में आ रही है, जो जहाज है इजिप्ट के, और माना था अमेरिकन भी इन्वॉल्व है, ये बोरोन नाम का जो केमिकल होता है उसको छिड़का जा रहा है उस एरिया में। ये बोरोन क्या करता है सर, ये रेडियो एक्टिविटी को अब्जॉर्व करता है, रेडियो एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। अगर वहां धुआं दिखाई दे रहा है, अगर वहां रेडियो स्निफर से पाकिस्तानी आर्मी और मिलिट्री का प्रेजेंस बढ़ गया, और वहां ये बोरोन आप जहाज से छिड़क रहे हैं या जहाज से उसको वहां फैला रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ तो वहां हुआ है।
ये जो कंफर्म्ड लीक वाली परिस्थिति जो मुझे लग रही लगभग वहां हो चुकी है। और अगर हम केवल एयरफोर्स तक गए थे तो 20 किलोमीटर दूर धुआं क्यों दिखाई दे रहा है? दोनों में 20 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो 20 किलोमीटर दूर धुआं क्यों दिखाई दे रहा है? तो ये चीजें दर्शाती है कुछ न कुछ हुआ, कुछ न कुछ कार्रवाई हुई है। और ये जो एक और भ्रांति थी जिसको ध्वस्त करना जरूरी है जयपुर डायलॉग के माध्यम से, वो ये है कि जी अमेरिका ने सीज फायर कराया, ट्रम्प का 48 घंटे हम लगे रहे, कुछ नहीं रह गए रहे। हाँ, ये जरूर है, जेडी वैंस ने मोदी जी को फोन किया था, उनके वजह पे इंटेल आई, पर 12:36 ने पे पाकिस्तानियों ने हमारी एमईयू को रीच आउट किया था 10 तारीख को 12:36 पे दोपहर में। कहा साहब बचा लो, हमारी फट गई, हम नहीं कर पाएंगे कुछ। एमईए ने कहा हमारे डीजीएम आपसे बात करेंगे 3:30 बजे, फिलहाल हमारे पास टाइम नहीं है। पहले एमईए कहा कि वो हमसे रीच नहीं कर पाए, बहुत सुबह से लगे थे, कोशिश कर रहे थे। 12:36 पे फाइनली एमईए बात करता है, कह रहा 3:30 बजे हमारे डीजीएमओ साहब बात करेंगे। 3:30 डीजीएमओ ने बात की, पाकिस्तानी गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे। डीजीएमओ साहब ने कहा ठीक है जी 5 बजे हमारा सीज फायर ऑपरेशन हॉल्ट, मैं ऑपरेशन को हॉल्ट करेंगे अब 5 बजे। सीज फायर तो इज नॉट अप्रोप्रिएट वर्ड। तो ये हुआ। तो ये जो अमेरिका की कहानी जी ट्रंप ने कर दिया, मैं लगा था 48 घंटे, मार्को रूबियो लगा था, ये हमने लोगों को बचा लिया। कल जायसवाल साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको ध्वस्त कर दिया, कह ऐसा कुछ नहीं हुआ था। पाकिस्तान रोया, गिड़गिड़ाया, हमारे पैरों पे पड़ा, तब संभवतः एमईए ने आपस में स्ट्रेटजी की। तो ये जो सीज फायर का डिसीजन था, ट्रंप के ट्वीट करने से कुछ नहीं होता। अगर ट्रंप आज भी ट्वीट करते मैंने करा, उससे कुछ नहीं होता। ये भारत ने करा, भारत का डिसीजन था, भारत ने अपनी शर्तों पे करा था। क्यों? क्योंकि अब जो लगभग धागे खुल के आ रहे हैं, अगर भारत ने ये किया है, अगर भारत ने किराना हिल्स वाला काम किया है, तो ऑपरेशन सिंदूर का ऑब्जेक्टिव इज अचीव्ड ओवर एंड अबव। और इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान का जो भी वहां एम्युनिशन था, जो भी वहां न्यूक्लियर एसेट्स थे, वो जिंदगी भर पाकिस्तान यूज नहीं कर पाएगा। वो टल्ले पाकिस्तानियों के लिए मौत बनेगी। वो टल्ले जहां तुमने हिंदुओं के अगेंस्ट बम रखा था, काफिरों के अगेंस्ट बम रखा था, इस्लामिक बम रखा था, परिस्थिति है कि अब 1000 साल तक भी आप उन टल्लों में नहीं घुस पाओगे। कोई भी लेड सूट, कोई भी प्रोटेक्शन लेके आदमी वहां नहीं जा सकता। आपको उसको कंक्रीट से और चीजों से दफन करना पड़ेगा। जो भी पाकिस्तान का माल मसाला वहां बना था, वो सब सुहा हो गया है। और विदाउट going into a nuclear conflict, we have dismantled their nuclear capability and send them a message, this is what we can do। ये हम कर सकते हैं और ये हमने किया है। इसके बाद पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा डर लगा है, क्योंकि आप देखिए 13 में से 12 एयरबेसेस हमने टैकल तो कर ही दी। और जब हमने नूर खान को किया है, वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी उसके आसपास बताई जाती है, बहुत दूर नहीं है वो, हमने मैसेज क्लियर दिया, वहां इनकी वाट लगी। और अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट कितना सेफ है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर एसेट सेफ नहीं हम कह रहे थे, इन जहादियों के बस का कुछ संभालना नहीं हम कह रहे थे। और ऐसे में आज पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान का मुल्ला मुनीर और पाकिस्तान का पॉलिटिशियन तीनों गायब है। स्ट्रेटेजिक डिनाइल है। इंडिया कहता हमें तो पता ही नहीं। अगर हमें पता ही नहीं तो भाई ये एलियन आए थे करने या कौन आया था करने? अब जिसने भी किया, जो भी किया, अच्छा किया, जो भी राष्ट्रहित में करना था कर लिया। मुझे लगता है ये मोदी डॉक्ट्रिन का एक ऐसा माइलस्टोन है जो दुनिया में एक बेंचमार्क बनने वाला है कि विदाउट, कहते हैं वही वाली बात है ना सर, एक लाइन को छुए बिना आप उसको छोटा, अगर उसको छोटा करना है उसके सामने बड़ी लाइन बना दो। हमने जो करना था किया, बट वी डिड नॉट वेंट टू द न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट, बट वी अचीव्ड आवर न्यूक्लियर ऑब्जेक्टिव्स। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी सुर्खी है। इस कैपेबिलिटी को देख के अमेरिका की सर फटी पड़ी है। चीन तो बिल्कुल ध्वस्त हो गया, चीन तो बिल्कुल घुटनों पे आ गया। और रशियन भी सोच रहे हैं यार ये तो हम भी नहीं कर सकते थे, इन्होंने कैसे कर लिया। और यहाँ अपने दर्शकों को एक चीज बताना बहुत जरूरी है, जब उन्होंने कुछ हमारे तरफ कुछ 100,000 ड्रोन भेजे, उनका एक भी ड्रोन नहीं निकल पाया। आयरन ड्रोन की एफिशिएंसी भी 97-98% है, पर जो हमारा इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम था, इसकी एफिशिएंसी 100% है। ये एक और कीर्तिमान है जिससे आपको, जिसको सुन के आपकी छाती गर्व से चौड़ी होनी चाहिए, पहली बात। और जो हमने भेजे उसका 100% हिट था। और जो इनका फतह मिसाइल था उसको तो बाराक 8 ने इंटरसेप्ट कर दिया। जो फतह फुतू कर रहे थे उसको बाराक 8 ने इंटरसेप्ट कर लिया। तो पाकिस्तान की कलाई खुल गई। PL-15 संजय सर आपने देखो पूरा मिसाइल रखा है, पूरा PL-15 रखा, तो और जो HQ-9, HQ-10, 16, FM-15, SH-15 ये सब बर्बाद हुए, ये सब किसी काम नहीं आए। तो ये एक जो भारत की नई शक्ति है इसको दर्शाता। मोदी जी का संभाषण एक भाषण नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था, वो एक पॉलिसी स्टेटमेंट थी। वही एग्रेशन मुझे कल जायसवाल साहब के प्रेस ब्रीफिंग में दिखा। मैं उनको देखता रहता हूँ, कल का वाला एग्रेशन मैंने पहले नहीं देखा। और जो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राणा साहब हैं, जो हमारे मिलिट्री इंटेलिजेंस को हेड करते हैं, 70 लोगों के मिलिट्री अटैशियों को दिल्ली बुलाया, दिल्ली में उनको ब्रीफिंग दी। हाँ, चीनी और तुर्कियों वालों को नहीं बुलाया था।
70 देशों के मिलिट्री अटैचेस को हमने 1-to-1 ब्रीफिंग दी विद प्रूफ एंड विद सारा माल मसाला। अब आईएसपीआर का प्रोपेगेंडा, आईएसपीआर का एजेंडा बिल्कुल ध्वस्त हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है, और उनके पास बोलने को, कहने को कुछ नहीं रख गया है, क्योंकि दुनिया देख चुकी है भारत की ताकत। और आज पहली बार भारत ने ट्रंप की पोल पट्टी किससे खुलवाई? डॉक्टर जयशंकर साहब ने नहीं बोला, जायसवाल साहब ने उनकी पोल पट्टी खोल दी और बोल दिया, भैया ट्रंप, तुम झूठ बोलना बंद करो और ये हरकतें करना बंद करो। और ये जो भारत उभर के आया है, ये नया भारत है, ये मोदी वाला भारत है। और ऑपरेशन सिंदूर इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ, और वी विल डू वट एवर वी वॉन्ट। और दो चीजों को, जो संजय सर हम उस दिन बात भी कर रहे थे, दो चीजों को सबसे निकाल के फेंक दिया गया है डस्टबिन में। पहली चीज है नो रिटेलिएशन, और मेजर इस पर आएंगे पहले ये जो न्यूक्लियर फॉल आउट वाला जो है, तो पहले थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आज मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, और जो समाचार ये आया है कि ये जो भी ब्लास्ट का जो इम्पैक्ट हुआ उसकी वजह से वहाँ इन्होंने एक न्यूक्लियर बॉम्ब्स तो स्टोरेज करते ही है, लेकिन दूसरा इन्होंने डर्टी बॉम्ब्स बना रखे हैं। हाँ, टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड जी। ना टैक्टिकल वाले नहीं होते हैं वो डर्टी बॉम्ब्स। मैं पहले समझाता हूँ, हमारे दर्शकों को भी समझाता हूँ डर्टी बॉम्ब्स क्या होता है। डर्टी बॉम्ब्स ये होते हैं कि भाई को रेडियोलॉजिकल मटेरियल जो है, रेडियो एक्टिव मटेरियल रख के और उसके चारों तरफ एक्सप्लोजिव डाल दिया जाए, एक्सप्लोजिव लगा दिया जाता है। तो इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियर बॉम्ब, इट इज़ अ रेडियोलॉजिकल मटेरियल डिस्पर्सल बॉम्ब। उसको क्या होता है कि वो अगर इसको एक्सप्लोजन करते हैं आप, तो उससे कोई वैसा नुकसान नहीं होता। उससे ये सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है वो हवा में फैल जाता है, फैल जाएगा जी। और वो जब हवा में फैल जाता है तो फिर जो रेडियो एक्टिविटी के जो इफ़ेक्ट होते हैं, जो गलत इफ़ेक्ट होते हैं वो करते हैं, वो इसको ये यूज़ में ये लाने के मूड में थे शायद, और पता नहीं भारत को पता चल गया क्या कर दिया, तो उन्होंने वहीं पे हिट मार दिया। तो ये जो डर्टी बॉम्ब्स थे, वो डर्टी बॉम्ब्स भी उसमें नष्ट हुए हैं। तो जो डर्टी बॉम्ब्स के कारण जो रेडियो एक्टिविटी फैली है, प्रॉब्लम वहाँ है। क्योंकि क्या होता है कि जो आपका जो नॉर्मल जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, उसको अगर आप हिट करेंगे तो वो एक्सप्लोड नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रिगर मैकेनिज्म है वो उसमें डिस्ट्रॉय हो जाए, और वो तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसका ट्रिगर होता है, और वो दो अलग-अलग मासेस में रखा होता है, एक सब क्रिटिकल मासेस में होता है, और उसको जब ट्रिगर करते हैं तो न्यूट्रॉन जो है वो आपके दूसरे मटेरियल पे जब न्यूट्रॉन इम्पैक्ट करता है, तब उसमें ब्लास्ट होता है जी। तब वो ट्रिगर होता है। तो वो ट्रिगर मैकेनिज्म, तो जो ट्रिगर मैकेनिज्म है उसी से ही ट्रिगर हो सकता है, बाहर के ब्लास्ट से ट्रिगर नहीं हो सकता। तो ये जो डर्टी बॉम्ब वाली जो थ्योरी है, ये मुझे काफ़ी प्रॉपर लग रही है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि, क्योंकि यही मैं सोच रहा था कि यार कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट तो हुआ नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होता तो आप जानते हो कैसा होता है। तो ये रेडियो एक्टिविटी क्यों ढूंढते घूम रहे हैं? तो ये डर्टी बॉम्ब्स का चक्कर है। सर सही कहा आपने, इसमें एक और डायमेंशन भी है, दो डायमेंशन हो रहे जो आपने कहा। आई एम एडिंग टू मोर डायमेंशंस टू इट। एक ये भी माना जाता है कि जब ये एनरिच यूरेनियम बनाते, जो कोर्स हैं उनको कहीं और स्टोर करते हैं, ट्रिगरिंग मैकेनिज्म को कहीं और स्टोर करते हैं, क्योंकि पूरा फुल फ्लेज्ड बॉम्ब होगा, जहाजियों के हाथ न लग जाए, किसी के हाथ न लग जाए, तो एज सेफ्टी उसको अलग अलग करते हैं और उसको जोड़ते हैं व्हेन द नीड कम्स। तो क्या ये एनरिच यूरेनियम जो था वो वहां रखा था, उसके एनरिच कोर्स वहां रखे थे? एक संभावना ये है। दूसरी संभावना ये है, जो ये कह रहे थे ना टैक्टिकल वॉरहेड्स, 5 किलो का, आधे किलो का, वो उनमें समस्या क्या है, दे आर वेरी वोलेटाइल। वो कई बार स्टोरेज में भी डेटोनेट हो जाते हैं, इसलिए लॉट ऑफ पीपल डोंट यूज देम, क्योंकि उनका डिलीवरी मैकेनिज्म, कमांड कंट्रोल मैकेनिज्म, डिसेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर होता है, काफी कुछ चाहिए उसके लिए। इसलिए टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को लॉट ऑफ पीपल डोंट बिलीव इन इट। तो ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान के पास टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड से ये भी संभावना है कि वहां उन्होंने वो स्टोर कर रखे हो, वहां उन्होंने बचा रखे, यार जरूरत पाई तो वहां से निकालेंगे। डर्टी बॉम्ब्स वाला इशू, टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाला इशू, या एनरिच यूरेनियम के कोर जो वाला मटेरियल वहां रखे हो वो वाला इशू। और क्योंकि इस सब से ही रेडिएशन निकलने का कारण है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर प्रॉपर बॉम्ब होता तो वो ऐसे डिटोनेट नहीं होता एक्सटर्नल इम्पैक्ट से,
बट अगर अब रेडिएशन लीक हुई है तो अब उस रेडिएशन के कारण सर मान लीजिए वहां 50 बॉम्ब रखे थे एग्जाम्पल, 3 में रेडिएशन लीक हुई है तो बाकी 47 तो आपके काम के ही नहीं रहे ना। आप उस एरिया में, उस टनल में तो आप जा ही नहीं सकते, कहीं 100 साल तक आप उस टनल में नहीं जा सकते। तो जो भी वहां इनका स्टॉक पॉइल था, अब वो एरिश था, टैक्टी वाला था, It's टैक्टिकल a good वाला point. This needs further investigation, but it is a very good point. कि वो सब खत्म। आप उसको अब एक्सेस ही नहीं कर सकते। मैं तो कह रहा हूँ भगवान करे वहां सब रखा हो इनका, अगर सारा माल मसाला वहां रखा, और मुझे लगता है अगर वहां हिट हुआ है, जो हम कहते हैं हमने नहीं किया, कागजों पे तो हमने कुछ नहीं किया, अगर वहां हिट हुआ है तो कोई तो कारण होगा वहां हिट किया। और इन्होंने वहां क्यों रखा था? क्योंकि इनके वहां 10 टनल्स हैं, ये 10 टनल्स इंटरकनेक्टेड है, इनका एयरबेस दूर है जो टनल से नीचे से जुड़ता है, और इनका न्यूक्लियर फैसिलिटी उसी एरिया में, और ये हमेशा एक फोर्टिफाइड एरिया रहा। इन्होंने पीछे टेस्ट भी किए, काफी कुछ किया, और ये एक अलग एरिया, पहाड़ है, पहाड़ों के नीचे रखा है, कह रहे हैं बंकर बस्टर वगैरह भी नहीं पहुंचेंगे, तो इन्होंने अपने हिसाब से रखा है। अगर मैं इसका आकलन करूं, मुझे लगता है स्टोरेज के पर्सपेक्टिव से ये बेहतरीन जगह थी, बेहतरीन जगह फॉर स्टोरेज पर्पस। और अगर उस जगह को हिट किया गया, जो भी वहां माल मसाला था वो सारा बर्बाद हो गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं कितनों ने लीक किया, एक ने किया, दो ने किया, एक ने भी किया हो तो बाकी सबको बर्बाद कर देगा, बाकी कोई चीज आपके काम की नहीं रह जाएगी। और अगर ये हुआ है तभी मोदी जी का जो आपने कॉन्फ्रेंस देखा था ना, नो न्यूक्लियर ब्लैकमेल, तो साहब को शायद पता लग गया कुछ है ही नहीं न्यूक्लियर, ब्लैकमेल काहे को करेंगे? क्योंकि 11 साल बाद सर का मूड ऐसे कैसे बदला? कुछ तो कहीं तो पीछे कुछ तो पता होगा भैया, सर आप बोल दीजिए, अब इनके पास कुछ नहीं बचा। और ये चीज पाकिस्तान को हताश कर रही है। सर अब संजय सर, देखने की चीजें दो है, मैं अपने दर्शकों को बोलूं, ये देखिए कि पाकिस्तान कितने जहाज आ रहे हैं बाहर से, छोटे जहाज, या पाकिस्तान अगर छोटे जहाज आपको आते नजर आए तो ये मुल्ला मिलिट्री जनरल वनरल सब कट लेंगे पाकिस्तान से। हाँ, एक और अभी ये भी अपडेट आया था कुछ देर पहले, वो ये था कि वहां से शायद इवैक्यूएशन भी शुरू करा दिया गया है, उस क्षेत्र में इवैक्यूएशन शायद शुरू करा दिया गया। अगर इवैक्यूएशन हो रहा, लोग को निकाला जा रहा, तो 100% से रेडिएशन लीक वाली बात सच है। और वो एरिया, वो एयरबेस और वो जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वो तीनों समझिए बर्बाद हो गए हैं। और वैसे भी पाकिस्तान के पास आज के डेट में एयर डिफेंस है नहीं, एयर डिफेंस लेस कंट्री है वो, ये भी बड़ा एक शुभ समाचार है। तो जो लोग कहते थे उस दिन भाई सीज फायर क्यों किया, सीज फायर क्यों किया, भाई हमने तो बहुत ज्यादा अचीव कर लिया टारगेट से भी, ये तो 200-300% अचीवमेंट ऑफ ओवर टारगेट है। तो इसके बाद सीज फायर करना एक अच्छी बात है। और उनकी जो मैं हताशा, आपको एक और इसमें थोड़ा सा ऐड करूंगा, जी क्योंकि पूरा सीक्वेंस देखिए। जी जैसे कि किराना हिल्स का जो हमारे एयर ऑपरेशंस डीजी थे, उन्होंने, AK भारती जी ने, उन्होंने फ्लैट डिनाइल कर दिया। तो कहा किराना हिल्स, हमें पता ही नहीं किराना हिल्स कहाँ है, हमें तो पता नहीं, हमें कुछ नहीं पता। अब आप ये देखें, आप पहले दिन से, जिस दिन पहला, जब भारत ने जो पहला यानी कि 8 तारीख की रात को इन्होंने ये भेजे थे ड्रोन्स वगैरह, और 8 तारीख की रात को भारत ने भी भेजे थे। तो जो पहले जो रिपोर्ट्स आए थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि साहब लाहौर में आग लग गई, सियालकोट में आग लग गई। उसके अलावा 3 जगह और रिपोर्ट हुई थी जो बाद में मिस्टीरियसली गायब हो गई। वो 3 जगह याद कीजिए, काहूटा, अटक और काला चिट्टा। हाँ बिल्कुल थी, रिपोर्ट आई थी, खबरें आई थी। काहूटा सब जानते हैं क्या है? क्या है? बिल्कुल इनका मेन प्रोसेसिंग प्लांट है काहूटा, जस्ट आउटसाइड रावलपिंडी। वो जो अटक में है, वो फतेह जंग नाम की जगह है। वो फतेह जंग पर इनके जो मेन जो मिसाइल्स हैं, मिसाइल यानी जो कैरियर्स हैं, वो हाउस्ड है फतेह जंग अटक में। यानी ये आपके बाबर और नसर और ये सब जो है, ये यहाँ है। और इसी तरह से ये जो काला चिट्टा है, यहाँ पे भी डिलीवरी सिस्टम्स इनके हैं, और शायद कुछ बॉम्ब्स वगैरह भी। अब ये तीनों चीज़ें मीडिया ने रिपोर्ट की इनिशियली कि साहब ये हुआ है, और बाद में शायद मीडिया से कहा गया या कुछ भी कहा गया, या इन्होंने जानबूझ के वेरीफाई नहीं किया। ये तीनों चीज़ें बाद में गायब हो गई। तो अगर बिल्कुल हो आप गई। इसको पूरे सीक्वेंस को देखिए कि इनकी जितनी भी जगह थी, सारी अटैक हुई। यानी कि काहूटा, काला चिट्टा, फतेह जंग अटक, और बाद में सरगोधा, जैकोबाबाद, कोई जगह नहीं छोड़ी कोई जगह भारत नहीं ने। छोड़ी।
वो तो तो इसका तो मतलब यही है कि जो आप कह रहे हो कि साहब जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना कि साहब कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं चलेगा, कोई टेंशन नहीं है। तो न्यूक्लियर ब्लैकमेल का टेंशन तो खत्म कर दिया लगता है मोदी जी ने कंप्लीट। सर है ही नहीं तो करेंगे क्या? अब ना है ढाई मन तेल ना राधा नाचेगी, तो तिलों में तेल ही नहीं तो डराने किससे डराएंगे? और खुद इस्लामिक ने बॉम्ब बाहर वाले जो इनके जो स्टोर्स थे उनमें डर्टी बॉम्ब कर रखे थे कि साहब डर्टी बॉम्ब जल्दी से निकालेंगे और भेज देंगे कहीं पे, एक्सप्लोड कर देंगे, कश्मीर भेज देंगे, जम्मू भेज देंगे, दिल्ली में किसी को भेज देंगे, कोई आतंकवादी जाके और दिल्ली में कराएगा। तो वो डर्टी बॉम्ब्स का जो जखीरा जो है उसने जो रेडिएशन लीक किया है वो सारा का सारा इनका एक्सेस ही इन, खत्म कर दिया। इनकी मैयत का सामान बनेगा, इनकी मैयत का प्रावधान और सामान है वो। अब मुझे तो मैयतें लगता है उठनी इस्लामाबाद खाली करना पड़ सकता है इनको। सर हाँ, ये रावलपिंडी वाला मसला अगर बढ़ गया तो इस्लामाबाद तो खाली करना पड़ेगा। और जो मेलेर कैंट है वो कराची वाला, उसको भी तो हमने ठोका है, जो कल हमारी नेवी ने बोला भाई हमने उसको भी ठोका, ऐसी बात नहीं है। और भारतीय नेवी तो अब भी खड़ी है ना बाहर। और उनका अगर आप कल प्रमोद जी जो हमारे एडमिरल प्रमोद है उनका अगर आप वक्तव्य सुनेंगे, उन्होंने कहा कि अगर इन्होंने हरकत की विल डू अ डिसाइसिव एक्शन जो पाकिस्तान जिंदगी भर रिपेंड करता रहेगा। यानी कि ग्वादर में और कराची में जो इनकी नेवी थी उनको भी तो हमने सील कर रखा है ना, वो हिल नहीं पा रहे ना अभी। दे आर नॉट एबल टू लीव देयर पोर्ट। ये भी तो एक हमारा अचीवमेंट है, जबकि ये कह रहे हैं हमने Not सब। only that, not only that, not only they are not able to leave that port, काफी इनकी जो एयर फोर्स है वो बॉटल अप हो गई है कोस्ट पे और कराची में, टू प्रोटेक्ट कराची एंड द कोस्ट। सर एयरफोर्स में मतलब रनवे वन F-16 का एक पूरा स्क्वाड्रन वहाँ लगा हुआ है पासनी में, ग्वादर और मारा के बीच में जो पासनी एक इनका बेस है, एयर बेस, वहाँ पे F-16 अटका हुआ है पूरा, एक पूरा स्क्वाड्रन। अच्छा, तो 10-12 जहाज उड़ते हैं अब भी। और कुछ जो थे ये इन्होंने जो भोलारी एयर बेस है हैदराबाद और कराची के बीच में जिसको उड़ाया गया, भोलारी में थे काफी कुछ। अब और ये ये बता तो रहे नहीं है। अच्छा, हमारे भारत वाले भी मजे ले रहे, हमने तो वो भी कुछ तो नहीं कर रहा किया, है। हमने हमने तो कहा कुछ भी पता, नहीं किया। हमें पता ही नहीं था क्या हुआ। और वैसे भारती जी ने एक इशारा तो किया था संजय सर, उसने कहा हाईटेक। अब हाँ, हाईटेक चाइनीज माल तो नहीं हो सकता। हाईटेक वर्ड जो था ना, मैंने पकड़ लिया, मैं कहा साहब का इशारा, सर जी का इशारा हम समझ गए, हाईटेक। तो हाईटेक तो चाइनीज हो नहीं सकता, तो हाईटेक तो वही है। अब अगर हम हाईटेक का नाम ले देंगे तो अमेरिकनों को मिर्ची लगेगी, वो आ जाएंगे, अरे क्या करो मालिक, इंडस्ट्री बंद कराओगे क्या, हमारी सेंट्रल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बंद कराओगे। वैसे अभिनंदन वर्धमान ने आधा आधा नुकसान कर दिया हमारा, तुम पूरा कराओगे भाई, ये मत बोलो। तुम जहाजों का डिस्क्रिप्शन मत दो, कौन गिरा कैसे गिरा, नहीं तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी मालिक। ये तो अमेरिकन कह रहे थे। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो इनकी नेवी को सेल का, और नेवी हमारी अब भी पोजीशन में है। और आज की परिस्थिति ये है, जो ये अफवाह फैला रहे थे कि जी हमने ये कर दिया, वो कर दिया, एयरबेस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। कल मोदी जी आदमपुर में थे, बड़े ट्रांसपोर्टर जहाज में लैंड करते S-400 के सामने खड़े थे। जिस S-400 को ये कह रहे हमने उड़ा दिया, बर्बाद कर दिया, उसके सामने वो बहुत संबोधित कर रहे थे। भारत की सेना का वर्ड यूज किया गया, पाकिस्तान को उनकी औकात बता दी गई, और ये पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था उसको जो ध्वस्त किया गया बिल्कुल मोदी जी के हाथों से। अब ये क्या बोले, अब ये उसको एग्रेशन बता रहे हैं, उसको ये कह रहे हैं जी आपका एग्रेशन है, ये है, वो है, हमारे यहाँ जी 51 लोग मरे हैं, 9 फौजी मरे, बाकी सिविलियन मरे हैं। भाई अब हम उसमें क्या करें, 9 फौजी मरे बाकी से, वो तो तुम्हें देखना ना, तुम अगर हरकतें करोगे तो ऐसे ही मरेंगे। वो तो हमारी गलती नहीं है अगर तुम्हारे यहाँ जो भी हो रहा है। सिविलियन डेथ्स हमें क्या पता, तुम्हारे यहाँ आतंकवादी कौन है, नॉर्मल सिविलियन कौन है, ये तो भगवान को भी नहीं पता। तुम्हारे यहाँ जो नॉर्मल दिखने वाला सिविलियन है वो आतंकवादी कब बनता है, और आतंकवादी से वो सिविलियन कब बन जाता है, वो तो हमें नहीं पता। तो ये सिविलियन विलियन का नाटक भी निबंध करना पड़ेगा। और हाईटेक वाला एक पॉइंट था, बाकी प्रमोद जी वाला पॉइंट था। और बाकी मोदी जी ने कल बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला, जो जिसको मैं रिएटरेट करना चाहूंगा। उन्होंने कहा भाई हमने जो हमारा जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम था उसमें आर्मी भी थी, नेवी भी थी, एयरफोर्स भी था, ये तो पता हमें। हिट रेट हमारा 100% था, कन्वेंशनल वेपन्स भी थे, मॉडर्न भी थे, और कुछ ऐसे थे जिनके बारे में बात नहीं कर रहे, जो अच्छी बात है। इट्स नॉट ओनली केंद्रित अराउंड S-400। दूसरी बात, उन्होंने कहा एयरफोर्स ने डिफेंड भी किया और अटैक भी किया। आर्मी ने बॉर्डर्स को फोर्टिफाई कर दिया, इनकी हिम्मत नहीं हुई इस तरफ आने की। और नेवी ने इनकी हवा पानी बंद कर दिया, इनका हवा पानी ऐसा बंद कर दिया हिल नहीं पाए। ये जो अफवाह फैला रहे थे इंडिया के, भाई एयरपोर्ट हमने उड़ा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे सारे एरियल एसेट्स आर अप एंड रनिंग एंड इन फाइटिंग कंडीशन, एंड ऑल आवर एयर बेसेस आर वर्किंग, भारती जी ने कहा था।
और ये जो आदमपुर को लेके इनके अटकले थे वो खत्म हो गए। और अब जो रिपोर्टें आ रही हैं इनके एयरबेसिस को लेके, माना जाता है कि 20 से 40% इनका एयरबेसिस और इनके एयर एसेट्स निष्क्रिय कर दिए गए, दे आर स्टिल नॉट इन वर्किंग कंडीशन। अगर आप देखिए वो नूर खान में कितना बड़ा गड्ढा हुआ है रनवे पे, उसमें तो मछलियां पाली जा सकती है, अगर कोई उसमें पानी डाल के मछलियां पाल सकते हो, इतना बड़ा गड्ढा, फिश पॉन्ड बना दिया वहां पे। तो अब जो पाकिस्तान का एक भ्रम था, जो एक भ्रम था, और जो चाइनीज हथियार, टर्किश हथियार, इस्लामिक हथियार, यहाँ से हथियार वहां से हथियार, सर 2.5 दिन में इनको खत्म कर दिया हमने। 2.5 दिन में इनको इनकी औकात पे ला दिया हमने, धूल चटवाने पे मजबूर कर दिया 2.5 दिन में। तो ये एक अचीवमेंट है जो हमारे भाई बहनों को समझना चाहिए। आज भी रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसराइल और हमास आज भी चल रहा है, पर हमने एक न्यूक्लियर पावर्ड एडवर्सरी को 2.5 दिन में धूल चटा दी, 2.5 दिन पे घुटनों पे ला दिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और अब उनका न्यूक्लियर है नहीं है ये मुझे नहीं पता। अब संजय सर, जब हम अगले हफ्ते बात करें, कुछ दिनों बाद बात करेंगे, तब हमें ये भी बात करनी पड़ेगी, इज पाकिस्तान स्टिल ए न्यूक्लियर पावर और नॉट, क्योंकि अब इस पे ही सवाल या निशान लग गया है। काफी लोगों के प्रश्न आ रहे हैं लाइव पे कि सुमित भाई ये अब ये न्यूक्लियर पावर है या नहीं है। मैं कहा भाई अभी तो उसका अध्ययन करना पड़ेगा। आपको नहीं लगता इस पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया संजय सर? आर दे नाउ ए न्यूक्लियर पावर और नॉट, और कितने इफेक्टिव अगर है भी? अब वो न्यूक्लियर पावर है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जो उनके अब्बा हुजूर थे चाइना वाले, उनके जो डिफेंस इंडस्ट्री है उनकी सबकी शेयर प्राइसेस डाउन जा रही, वो हाँ, तब जब चाइना गवर्नमेंट जो है उसमें पंप इन कर रही पैसा, पैसा लगा रही, सारा पैसा वो लोगों को निकाला। कह रहे भाई इनको गिरने मत दो, गिरने मत दो, उसके बाद भी गिर रही। लॉकहीड मार्टिन का शेयर जो है वो गिर रहा है बुरी तरह से पिछले दो दिन से। उसका भी कारण है ना सर, उनके जो थे वो रेडार उड़ा दिए, रडार थे ना उनके। हाँ वही तो कह रहा 3 हूँ, जो है वो रेडार उड़ा दिए, लोकेट और मार्टिन F-16 कितने गए वो पता नहीं है। अब भगवान जाने, हाईटेक तो गिरा है, हाईटेक तो गिरा है, तो F-16 और रडार उड़ गए उनके। अब लोकेट मार्टिन का रडार उड़ गया, आपके F-16 गया, और चाइना के तो कल मैं पढ़ रहा था करीब 9 से 10% शेयर तो उनका गिरा। अच्छा बाय द वे यहाँ ये बताना जरूरी है संजय सर, जब पीछे डीजी ISPR ने ब्रीफिंग दी थी, अब हमारा इन्फॉर्मेशन वैक्यूम था और हम कुछ सेकुलरिज्म के चक्कर में कुछ दिनों तक फंसे रहे ना, सेल्फ इम्पोज सेकुलरिज्म के चक्रों में हम खुद फंसते हैं। तो तब चाइना के डिफेंस इंडस्ट्री के शेयर जो 40% बढ़े थे, अब जीरो का अगर मैं बेंचमार्क लूं 10% गिर चुके हैं, और गवर्नमेंट इसे बचाने से, गिराने से बचा रही है। और आपने सही कहा कि लॉकहीड मार्टिन के भी शेयर गिरे, क्योंकि जो रडार कुछ हमने ध्वस्त किए वो अमेरिकन रडार्स थे। और याद करिए मोदी जी ने 1.5 महीने पहले एक स्टेटमेंट दिया था, जो बार बार लोग को याद दिला रहा हूँ, कह रहा है इंडिया के पास ऐसे हथियार हैं जो किसी ने न देखे हैं न किसी ने सुने हैं, कोट अनकोट उन्होंने ये बोला था। और मुझे लगता है कि उसमें काफी कुछ इशारा था, और वो जो उनका वक्तव्य था अगर आप उसको ग्राउंड पे क्रियान्वित होते देख रहे हैं, ये जो आपने ऑपरेशन सिंदूर देखा ये हो गया है। और इस कॉन्फिडेंस, ये जो कॉन्फिडेंस हम में आया संजय सर, इसीलिए अब हम कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन रहेगा, दिस इज द न्यू वे ऑफ लाइफ, दिस इज हाउ इट विल गो। और अभी जो पाकिस्तान का हाल हमने करना है, देखिए ये जो रॉकेट है, मिसाइलें कुछ दिन चलेंगी रुकेंगी, बम्बार्डिंग होगी रुकेगी, अल्टीमेटली इसका आपके पास एक लिमिटेड स्टॉक पाइल है, पर हमारे पास एक हथियार है जो अनलिमिटेड है। देखिए चाहे एयर डिफेंस हो ना हो, आपके पास एक लिमिटेड मात्रा में हथियार होते हैं, पर एक हथियार ऐसा जो अनलिमिटेड है वो है पानी। अगर पाकिस्तान इस सब से बच भी गया तो उनकी जमीन को बंजर बनाना है संजय सर, उनकी जमीन को बंजर बनाएंगे तो आने वाली नस्लें भूखी मरेंगी। अगर 2-3 साल तक जमीन पे क्रॉप फेल हुई, रिप्लेनिशमेंट नहीं हुआ जमीन के न्यूट्रिएंट्स का, जमीन तो बंजर हो गया। पानी कम कर दीजिए, जमीन खुद बंजर हो जाती है। जमीन को बंजर करने के लिए आपको मात्र पानी कम करना है या घटा या कम करना है। अगर आपने पानी सफलतापूर्वक कम कर दिया तो पाकिस्तान की जमीन जो बंजर होगी, ये परमानेंट सोल्यूशन है, ये परमानेंट सोल्यूशन है जहादियों का। तब आपको कुछ रॉकेट चलाने वालाने की जरूरत नहीं है, एयरफोर्स को भेजने की भी जरूरत नहीं है। जमीन को बंजर कर दो, खाने खाने को, दाने दाने को मोहताज कर दो। दैट इज व्हाट वी शुड डू विद देम। हाँ बताइए, ये तो हमारा एक कंटिन्यू। आप जो कह रहे हैं ना, आपने जो कहा ना कि बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं जिसके बारे में किसी को पता नहीं, तो अभी अभी ये समाचार आ रहा है कि साहब कि भारत ने भार्गवास्त्र भार्गवास्त्र नाम का एक गाइडेड माइक्रो म्यूनिशन फॉर काउंटर ड्रोन, ये सिस्टम जो है ये यूज़ किया है सक्सेसफुली, और ये बिल्कुल लो कॉस्ट सिस्टम है।
यानी जिस काम के लिए इजराइल $60,000 की मिसाइल यूज करता है, उसमें हम ये ₹60 का एक, आप छोटा ये सा समझिए, माइक्रो म्यूनिशन यूज करते हैं। छोटा सा अस्त्र है हमारा, वो काम कर जाता है। देखिए सर, तभी मैंने अपने दर्शकों को, भाइयों को कह रहा था, हमारा आयरन ड्रोम भी 97-98% एफिशिएंसी है उसकी, हमारी 100% रही है। ये कीर्तिमान हमें नहीं बोलना चाहिए, वेबिन 100% एफिशिएंट। और जो मार्क 1 की बातें कर रहे हैं सर, इग्ला 5 हमने रशिया से ले, इग्लास हमने रशिया से ले, मार्क 1 हमारा अपना है। और भी बहुत सी चीजें हैं जो अभी ओपन फोरम में नहीं, हम भी बात नहीं करेंगे। आपने अभी भार्गव अस्त्र अब आया बाहर, ऐसी कई सारी चीजें। यार मैं वही बार बार दे रहा हूँ, मोदी जी ने कहा था ऐसे अस्त्र हैं जो दुनिया ने न देखे हैं न सुने हैं। और क्यों, हमारे पास डीआरडीओ है, हमारे पास बेल है, हमारे पास ईसीएल है, हमारे पास ऐसे डीआरडीएल है, कई सारे संस्थान हैं जो कंटिन्यूस इस पे रिसर्च कर करके बना रहे हैं। और इनके पास क्या है, इनके पास आईएसपीआर है, प्रोपेगेंडा। जहां हम हार्डकोर वेपन्स और वेपन सिस्टम बनाते हैं, डिलीवरी मैकेनिज्म बनाते हैं, ये क्या करते हैं, ये आईएसपीआर में बैठ के प्रोपेगेंडा चलाते, कट पेस्ट करते, लोगों के वीडियो आगे पीछे करते हैं। लो भैया देखो हमने कितना बड़ा काम कर लिया। क्या ये कहना गलत होगा, जो इनके आईएसपीआर का अभी हेड है, उसका फादर तो यूएन अमेरिकन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, वो तो ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच रहा था। ऐसे ऐसे लोग तो जनरल बने हैं। मतलब आतंकवादी का बेटा आईएसपीआर को हेड करता है, तो आप क्या क्या अपेक्षा करते हैं उनसे? जब आपके पास डीआरडीओ नहीं है, डीआरडीएल नहीं है, आपके पास डिफेंस इंडस्ट्री नहीं है, मैकेनिज्म नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप केवल प्रोपेगेंडा का फायदा उठाओगे, प्रोपेगेंडा का यूज करोगे। इंशाल्लाह हमने हर जंग जीत ली, इंशाल्लाह फतेह हो रहे हैं, हमने 25 राफेल गिरा दिया। आप तो कुछ भी बोल सकते हो। मतलब कहाँ गिरा है, किसने गिरा है, एक वीडियो नहीं है तुम्हारे पास, एक वक्तव्य नहीं है। एक महिला तो अभी कह रही थी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, कह रहा अगर इस ख्वाजा आसिफ से बोला नहीं जाता यार, व्हाई इज ही रिप्रेजेंटिंग द कंट्री, इससे बोला नहीं जा रहा। इफ ही कैनॉट टॉक, ही इज ऑलवेज गोइंग एंड स्पिलिंग द बीन्स, ही कैनॉट टॉक, इसको क्यों भेजते हो कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए? बट अब जानते हैं पाकिस्तान है क्या, कब तक झूठ बोलेगा, कब तक क्या करेगा। और मुझे जो लगता है संजय सर, वी हैव नॉट इवन शोड देम द टिप ऑफ द आइसबर्ग, वी हैव जस्ट स्क्रैच द सरफेस। भगवान कसम, मेरे दिल में यकीन है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वी हैव जस्ट स्क्रैच द सरफेस। जो मोदी जी का मैंने परसों गुस्सा और कॉन्फिडेंस देखा, वो कुछ और दर्शाता है। अब आप 2014 से मोदी जी को उठा के देखिए, इनका एक एक संभाषण देखिए, परसों का देखिए, इट वॉज एंटायरली डिफरेंट। सर्जिकल स्ट्राइक्स पे भी इतना आक्रोश नहीं था, इतना गुस्सा, परसों एक डिफरेंट था। और आप देखिए शिव तांडव सोतम के साथ ब्रीफिंग का शुरुआत करना, कृष्ण चेतावनी के साथ दूसरी ब्रीफिंग की शुरुआत करना। अब जो हम कहते हैं ना, तन हिंदू मन हिंदू, धरती का कण कण हिंदू, भारत में है हिंदू, ये चीज को भी कहीं ना कहीं दर्शाया जा रहा है कि हमारी जो सभ्यता की ताकत है उसको हम बिल्कुल दिखा रहे हैं लोगों को। हाँ हम हिंदू हैं, गर्व से हम कहते हैं हम हिंदू है। हाँ यहाँ शिव तांडव सोतम और कृष्ण चेतावनी ही चलेगी, यही चला के हम अपना भाषण कर रहे हैं। और ये भारती जी ने बड़ी अच्छी 2 लाइनें बोली थी महाभारत की, याद है आपको, भाई बहन प्रीत नहीं वाली। तो अरे वो ये महाभारत की नहीं, रामचरितमानस की। सॉरी, रामायण की सॉरी, रामायण वाली। तो वो आप देखिए, वो एक नई चीज आई है सामने। और उन्होंने खुल के एक चीज बोली कि गवर्नमेंट ने पिछले 11 साल में हमें बजट दिया, हमने कैपेबिलिटी डेवलप की। और सबसे अच्छा आंसर उस ब्रीफिंग में मुझे एक ही लगा था, जो डीजीएमओ साहब से पूछा, उसने कहा भाई एक बात बताओ, वहाँ आपने युद्ध विराम कर लिया है, थोड़ा सा युद्ध को हल्का कर दिया, तो वहाँ जो पाकिस्तान है वो तो तैयारी करेगा। उनका एक वक्तव्य मुझे बड़ा अच्छा लगा, कह रहा है ये मत मुझसे पूछो पाकिस्तान क्या कर रहा है, आपको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी चीज की तैयारी कर रहा हूँ। ये जो आपको कॉन्फिडेंस दिख रहा है ना, ये जो आपको वो दिख रहा है ना, ये एक नया जोश है सर, ये एक नई बात है, पहले नहीं दिखता था ये। पहले हम थोड़ा कुछ दिनों पहले सेक्युलरिज्म के चक्कर में फंस गए थे। तो अब द पीपल ऑन द ग्राउंड हु आर टेकिंग द एक्शन आर डिफाइनिंग द एक्शन आर डिस्क्राइबिंग द एक्शन। ये बड़ी बात है। और ये बड़े सीनियर लोग हैं, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के लोग हैं, बड़े सीनियर लोग हैं। और ये बिल्कुल जो बेबागी से रखते हैं अपना, अगर आप इनकी बोलने की शक्ति देखें, अगर इनके मतलब ऑरिएटरी स्किल्स देखें, गजब है। We are not picking up anybody and everybody, and there are people who have the military skills and who have also the oratory skills to exactly define and determine what they have done. ये भी एक नया डायमेंशन है, इसकी तो सरकार को की तारीफ करनी चाहिए। जो पहले इंफॉर्मेशन वैक्यूम बन गया था उसको हमने हटा दिया। अब काफी लेवल पे हम बोल रहे हैं, जायसवाल साहब भी बोल रहे हैं, राणा जी भी बोल रहे हैं, डीजेमओ साहब भी बोल रहे हैं, और हर जगह से हम बोल रहे हैं। और इनके जो आज सुना में रहा है कि ग्लोबल टाइम्स का और एक और किसी का हमने यहाँ एक्सेस भी उनका ग्लोबल हैंडल टाइम्स चाइना का, और शिन्हुआ न्यूज चाइना की, हाँ, और उनका रोक दिया। टीआरटी वर्ल्ड टर्की का। इनका स्वाहा हो गया आज, इनका भी आज काम तमाम का ऐसे करना चाहिए। इनके एक्स अकाउंट जो है वो बैन हुए हैं। एक और जो है वो बात करेंगे
कि साहब ये जो मैं अमेरिका का रोल नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो ट्रंप का जो रोल है इस पूरे एपिसोड में, वो बड़ा ही विचित्र रहा है। और विचित्र रहा है मतलब वो एक रिस्पॉन्सिबल राष्ट्राध्यक्ष की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा है। और ये आप उसका जो चरित्र है वो आप इस समय जो सऊदी अरेबिया में उनकी कॉन्फ्रेंस चल रही है उसमें भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल। तो अब आप ये देखिए कि बार बार बोले जा रहा है साहब मैंने धमकी दे दी कि मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। अरे तेरी ट्रेड की धमकी से कौन डरता है रे? सैंक्शंस यूज किए थे ना, जब सैंक्शन इन्होंने लगाए थे 1998 में, जब आपके 1999 में या 98 में जब हमने एक्सप्लोजन किए थे, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे, उसके बाद भारत की इकोनॉमी जो है वो सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ी थी। सैंक्शन लगाए थे इन्होंने भारत के ऊपर, क्या कर लिया? कुछ नहीं सर। ये और उल्टे भारत ने डब्ल्यूटीओ में जाके कहा कि साहब कि हम अपने जितने भी है ये कंसेशंस इनको दिए थे विड्रॉ कर रहे हैं। $7.5 बिलियन का फटका लगेगा यूएस को। तो ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको भी कहा था और पहले भी कह चुका हूँ दर्शकों को कि जो मोदी जी की जो एड्रेस थी वो पाकिस्तान को कम और अमेरिका को ज़्यादा थी। जी सर, इसमें मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पहली बात जो मोदी जी ने उस एड्रेस किया वो सबको, पूरी दुनिया को किया, अमेरिका को तो खास निशाने पे रखा। और बिल्कुल जब उन्होंने बोला कि बात केवल होगी टेरर पे और पीओके पे और कोई बात नहीं होगी, न्यूट्रल वेन्यू बातचीत, मार्को रूबियो आएंगे, मैं बीच में करूंगा, मैं सेटल कराऊंगा, वो सब चीजें नहीं होगी, ये क्लियर कर दिया था। कल रही सही कसर जो थी जायसवाल जी ने क्लियर कर दी, बिल्कुल धागे खोल दिए कल, पहली बात। दूसरी बात, जो ट्रंप का जो कहना, जैसे ट्रंप फेल हो चुके हैं रशिया यूक्रेन में, क्या सीजफायर कराऊंगा, नहीं कर पा रहे। अब ईरान के साथ वो क्या सांठगांठ करे, वहां भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब जब टीआरपी एक लीडर का गिरता है, उसकी पॉलिटिकल कैपिटल गिरने लगती है, तो वो क्या करता है, वो स्टंट बाजी करता है। अब उसे लगा ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट करा, मिलियंस ऑफ पीपल वुड हैव डाइड, तो हमने 48 घंटे काम किया, हमने इंटरव्यू। कल तो इसको कह रहा था मार्को रूबियो डिड अ गुड जॉब एंड जेडी वेंस डिड अ गुड जॉब, उनको खड़ा होने को कह रहा, बेचारे वो तो खड़े ही नहीं हो रहे थे। कह रहा भाई क्यों मरवा रहा, हमने तो कुछ किया ही नहीं। तो ये जो ट्रंप का कहना जी मैंने सीज फायर करवा, वही कल हमने जो प्रेस ब्रीफिंग में एमई के बताया, 12:47 पर उनका फोन आया था, 3:30 हमने बात की और 5 बजे हमने डिसाइड किया, भारत ने डिसाइड किया हम ये टेम्परेरी हॉल्ट ऑफ ऑपरेशंस करेंगे। पहली बात, इसमें ट्रंप का कोई रोल नहीं था। दूसरी बात कि भाई क्लियरली पूछा गया कि ट्रेड की कोई बात ही, बिल्कुल क्लियरली भारत ने देने, कोई ट्रेड वेड की बात कोई ही नहीं है। और कल क्या कहना कि अब शाहबाज और मोदी को बिठा के एक साथ लंच करेंगे। मैं कहा भाई साहब वो दिन कभी नहीं आने वाला कि हम इन भिखारियों के साथ लंच करेंगे। हम ट्रेड वाले ही एड वाले हैं, ट्रेड वाले एड वालों के साथ बैठ के लंच नहीं करते, समझो औकात को इनकी। हम ट्रेड वाले, वो एड वाले हैं। हमारे पास पैसा, टेबल पे पैसा रख के बात करते हैं, तब आप हमारे साथ ट्रेड करें, वो तो साले एड वाले हैं, वो उनके साथ बैठ के क्या हम लंच करेंगे। ये ट्रंप की ये जो उनके दिमाग में ये जो गलत फहमी, उनको दूर करने की बात है। तीसरी बात आप देखिए, कल ये ट्रंप पहुंचे जी यहाँ सऊदी में पहुंचे, तो वहां इनके तेवर ही बदल गए। वहां तो कह रहे कि भाई क्राउन प्रिंस की तारीफ, वहां एमबीएस ऐसे बैठे थे ऐसे बिल्कुल। फिर उसने बोला जी मैं अब क्राउन प्रिंस के, तुम्हारे क्राउन प्रिंस के कहने पे, और तुर्किया का तैयब अर्दोगन का मुझे फोन आया था, मैंने डिसाइड किया कि अमेरिका के इतिहास में मैं वो करूंगा जो आज तक नहीं हुआ, हम सीरिया पे सारी सैंक्शंस हटा रहे हैं। जब उसने ये बोला तो वो तो वहां खड़े होकर उन तालियां बजा रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह वाली बात है। और ये सीरिया का जो नेता, सीरिया की नई गवर्नमेंट जो है बड़ा अच्छा काम कर रही है, और उनके विदेश मंत्री से अब मार्को रूबियो मिलेगा, वो क्रिश्चियंस का जेनोसाइड कर रहे हैं ना, तो मिल रही है। और हम मार्को रूबियो उनके विदेश मंत्री से मिलेंगे टर्की में। अब जरा सीरिया की बात करें, सीरिया का ये जो नया नेता कौन है, जुलानी टेररिस्ट है, आईसिस का टेररिस्ट है। ये किल्ड आई डोंट नो हाउ मेनी 100 पीपल। इसके हाथों पे खून है, इट्स नॉट कि इसके हाथों पे खून है दैट ये इसका जी ये टेररिस्ट है। दूसरा क्या है सर, दूसरा जुलानी की आपको मैं कहानी बताऊं, इसका जो विदेश मंत्री है वो भी आतंकवादी है। इज अगेन अ टेररिस्ट, ही वाज अ टेररिस्ट विद अ गन, जिन पे डॉक्टर जयशंकर ने सामने एक बार बोला था आजकल आतंकवादी वेशभूषा बदल देते और जेंटलमैन बन जाते, इशारा यहाँ की तरफ था। अब कुर्दिस्तान में जो कुर्द है जिन्होंने अमेरिका का साथ आज तक दिया,
उन बेचारों की बलि चढ़ेगी। इनके पास 2000 मरीज थे, इन्होंने पहले 800 मरीज कर लिया, मरीज को निकालेंगे। अब जब ये मरीज को निकालेंगे, उनको अर्दोगन भी ठोकेगा, उनको ये अल-जुलानी भी छोड़ेगा। और जो कुर्दों ने आईसिस के टेररिस्टों को जेल में रखा, जिनको वो गार्ड कर रहे हैं, अगर कल को कुर्द वहां से हटे, ये टेररिस्ट सारे छूट जाएंगे। क्योंकि अर्दोगन का प्रपोजल था ट्रंप को कि जुलानी और उसकी सेना, मतलब आईसिस को जेल में रखेगी, जो होने वाला नहीं है। तो अब ये इंप्लीकेशन अगर आप देखेंगे इजराइल में कितना हो, इजराइल में तो हर हाहाकार मच गया। इजराइल के राइट विंग लीडर कह रहे थे, भाई हम तो कह रहे थे तुम क्या कर रहे हो। अब इजराइल को शायद विकल्प कोई नहीं रहेगा, उसको जाके खुद ही इजराइल का, ईरान का काम तमाम करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं वो ट्रंप पे भरोसा कर सकते, क्योंकि कल मार्को रूबियो की को भी मैं देख रहा था, वेंस को, दोनों की चेहरों के हवाइयां उड़ी थी। मतलब मुझे तो लगता है ट्रंप के लिए 4 ताली बजा लो तो कुछ भी फूट पड़ता है, ये तो कुछ भी बोल पड़ेगा। मतलब कल ये वही वाली गलती है जो बरकत हुसैन ओबामा ने की थी, ईरान पे सैंक्शन हटा के, ईरान पे सैंक्शन हटाए, और आज ईरान इनके लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन रहा है। और ये जो अब सीरिया पे सैंक्शन हट गए, जो सीरिया से के आतंकवादी विदेश मंत्री से मार्को रूबियो मिलेंगे, तो जो बेचारा इजराइल है, जो जिसकी सबसे बड़ी समस्या आने वाली, वो क्या करेगा। वो तो बेचारा फंसा पड़ा यार, मैं अब क्या करूं। मतलब तुमने तो मेरी वाट लगवा दी, मेरी तो पॉलिटिकल स्टैंडिंग हिला दी इसने। और इसके पीछे कतरियों का खेल है, सऊदियों को पैसा, क्योंकि ट्रंप को सऊदियों से $1 ट्रिलियन चाहिए। बोला साहब $1 ट्रिलियन देंगे, इनको सैंक्शन हटा दो सीरिया पे। और ट्रंप का एक और आइडिया है कि सीरिया में फिर से रशिया ना घुसे, जुलानी रशिया के पास ना जाए। उस चीज को काउंटर करने के लिए मैं ऐसा कर देता हूं, मैं उनके लिए ये मैंने सैंक्शन हटा दी। अब सीरिया में क्या होगा सर, आतंकवाद की फैक्ट्रियां बनेगी, फिर हिजबुल्लाह के गोडाउन चालू होंगे, फिर हमास का इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। जितनी मेहनत आज तक इजराइल ने की वहां हिजबुल्लाह का इंफ्रास्ट्रक्चर डिमोलिश करने की, आप देखिए धीरे धीरे वो बनेगा फिर। क्योंकि जो बंदा हु इज इन द ड्राइवर सीट इज अ टेररिस्ट हिमसेल्फ, आतंकवादी है वो। अब सूट और टाई लगाने से वो आतंकवादी कोई पढ़ा लिखा वो आईएएस अफसर थोड़ी ना बनेगा, वो तो है ही आतंकवादी। इज अ ब्लडी टेररिस्ट। ये तो वही वाली बात हुई कि साहब मनमोहन सिंह जो है वो यासीन मलिक को मिल रहे थे। हाँ, आप ये मान ली बिल्कुल। अब तो मतलब मैं तो सोच रहा हूँ मार्को रूबियो को रिजाइन करना चाहिए। मार्को रूबियो अगर, तो यही अमेरिका की जो क्वार्टरली बेस्ड फॉरेन पॉलिसी होती है ना, ये जैसे कॉर्पोरेटों में सर हर क्वार्टर रिजल्ट निकलता है ना, क्वार्टर ऑफ रिजल्ट बनाते हो। इनकी फॉरेन पॉलिसी क्वार्टर बेस्ड, इस क्वार्टर में कहाँ कहाँ चलेंगे। और इससे जो गंद फैलेगा पूरे मिडिल ईस्ट में, जो कचरा फैलेगा सर, इनॉर्मस होगा। आई होप ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, व्हिच आई डोंट थिंक ही इज डूइंग। क्योंकि वो जो ऐसे वो झूल जाता ना, फिर वो ऐसे वो मतलब ना वो पता नहीं उसको क्या हो जाता, वही झूल जाता। बट जो आज इन्होंने, और इसका ये भी मतलब है कि ट्रंप झूठ बोलते हैं, वो टोटल झूठ बोलते हैं। देखिए 19-20 का मैनिपुलेशन हर कोई करता है, बट अगर आप 100% झूठ बोलोगे, जबकि हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ही आपकी हवा निकाल दी, आपके आर्ग्यूमेंट की हवा निकाली, आप पे बचा क्या है यार, आप पे बचा क्या है। और कल देखिए ना मोदी जी ने क्या कर दिया, हमने रिटायरेटरी टैरिफ लगाया। जब इन्होंने ट्रेड वेड की बकवास करने लगी, मोदी हिट बैक, मोदी ने कहा रिटायरेटरी टैरिफ। अब तक हमने नहीं लगाए थे, कल लगाए हैं रात को। क्यों? तुम ये औकात से ज्यादा बकवास करो, लॉलीपॉप ट्रेड, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं ट्रेड। ग्रेट कंट्रीज, ग्रेट लीडर्स, तुम शहबाज और मोदी जी का इक्वेशन, आर यू इक्वेटिंग देम, आर यू ट्राइंग टू हाइफनेट देम, हैव यू लॉस्ट योर हेड। कहां वो भिखारी नंगा और कहां मोदी, मतलब कोई कंपैरिजन है क्या मोदी जी और शहबाज में कि वी कैन हैव अ डिनर टुगेदर। किससे डिनर लेंगे, किससे डिनर करेंगे। आपने अभी भारत का नरम रवैया देखा सर, ये जो भारत का नरम रवैया था ना, इसीलिए इन सालों की औकात इतनी बढ़ गई, इसीलिए इनके सर पे खून चढ़ गया था, अपने आप को कुछ समझते थे। एक ऑपरेशन सिंदूर करके पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को हमने ठहरा दिया, और चाइना की अब फटी पड़ी है, अमेरिका परेशान हो गया, क्या कर दिया। अगर भारत ऐसे ही हिट करता रहा ना टू इट्स साइज, मैं आपको बता रहा हूँ कोई बोलेगा नहीं, कोई बीच में नहीं आएगा। अब न्यूक्लियर किया कई नहीं, लोगों का तो ये कहना है कि साहब कि ये जो है हिट तो पाकिस्तान को किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा पेट में दर्द जो है वो अमेरिका बहादुर के हुआ है। अमेरिका बहादुर के तो होगा ही सर, कारण उसका पाकिस्तान इज अ लिवरेज अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट भारत, अगेंस्ट ईरान एंड अगेंस्ट अफगानिस्तान। ये टूटा फूटा जहादी पाकिस्तान, जहां आपको पूरी सेना ऑन हायर, $500 में आपको जहादी मिल जाता, सॉरी $50 पर दिन में आपको जहादी मिल जाता है। मर के भी पाकिस्तान की सेना ये नहीं कहेगी मेरे लोग मरे, क्योंकि उन्हें जन्नत मिल गई है, और वो अपनी कैजुअलिटीज डिक्लेयर नहीं करते। अमेरिका की राजनीति ऐसी, 10 बॉडी बैग्स आ जाए तो प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग गिर जाती है। यहाँ मरने कटने वाला जहादी, बकरे की कीमत पे जहादी मिलता आपको, वो भी जिसकी मौत भी आपको डिक्लेयर नहीं करनी। अमेरिका तो चाहेगा ये सेंचुरी ऑफ जहाज चलती रही, ऐसी चलती रही। बट क्या, अगर अमेरिका को हमसे ट्रेड करना, अगर हमसे एफटीए चाहिए, हमसे बीटीए चाहिए, चाइना को काउंटर करना, तो हमें वो चीजें चाहिए। मैंने लास्ट टाइम भी आपके चैनल पे 17 चीजों की डिमांड रखी थी, ये 17 चीजें हमें दो।
आराम से ट्रेड एग्रीमेंट चाहते हैं, दीज आर द 17 थिंग्स व्हाट वी वांट, अगर वो दे सकते हो तो बात करो, अन्यथा जय माता दी, जय जय सिया राम, हमें कोई आवश्यकता नहीं, आप अपने घर, हम अपने घर, विल मैनेज अवर शो। बट ये जो मैं हमेशा कहता था, मोदी जी ने भी कहा कि ओनली पावर कैन इंश्योर पीस, पीस का रास्ता केवल पावर से निकलता है सर, बिना पावर के पीस नहीं हो सकती, शांति का रास्ता शक्ति से होकर जाता है। बिल्कुल 101% सर, एब्सोल्युटली राइट, बिना उसके कुछ नहीं होगा। ये जो आज तक चल रही थी ना अमन की आशा, अब चलती है ब्रह्मोस की भाषा, अब चलती, अब कोई डॉजियर नहीं होता, सीधा डील होती है, डील, सीधा डील, कोई डॉजियर वॉजियर नहीं है। ये डॉजियर से जो, मैं कहना नहीं चाहिए वर्ड, डॉजियर से जो मृत्यु वाली डिप्लोमेसी, क्योंकि अंग्रेजी पकड़ लेते हैं कई बार, डॉजियर से जो मृत्यु वाली डिप्लोमेसी है यही काम आती है। डॉजियर वॉजियर बेचने की जरूरत नहीं है, जिसको निपटाना निपटा दो। और मैं अपने भाइयों को एक और बात बोल दूं, मोदी जी ने कहा था कि ये जो सरकारें हैं जो आतंकवाद को खाद पानी देती है और मिलिट्रियां, हम उनमें और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं होगा, यही मेरी हमेशा से डिमांड थी। इस्माइल हनिया, आपका हसन नसरुल्लाह, कासिम सुलेमानी और आसिम मुनीर, दे शुड बी ट्रीटेड एट पार। जो परसों स्टेटमेंट आया इसका मतलब है दैट ट्रीटेड एट पार। आज के डेट में आपका आसिम मुनीर कैन बी ए लेजिटिमेट टारगेट टू बी टेकन आउट, क्योंकि बिकॉज हिज डायरेक्ट संरक्षण टू terrorists, giving them खाद पानी, giving them cover and using his military under his command to protect terrorists and terrorist interests। तो अगर मैं मोदी जी के स्टेटमेंट का विश्लेषण करूं तो अब फॉर्मली आसिम मुनीर एक लेजिटिमेट टारगेट बन जाता है, एंड दैट इज व्हाट वी ऑलवेज वांटेड। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर, और मुनीर जाएगा जो उसकी जगह का वो भी अगर हरकत करेगा वो भी वैसे ही बनेगा। और सबसे अच्छा तो मुझे लगा पाकिस्तान को डिसाइड करना है पाकिस्तान रहेगा या नहीं रहेगा, ये $1 मिलियन पंच था, तुम्हें डिसाइड करना बेटा जिंदा रहना है या जाना, दिस ब्लडी हेल यू विल डिसाइड यू वांट टू सर्वाइव और नॉट। और आज पाकिस्तान की देखिए ना, धज्जियां उड़ी पड़ी, कहां गया इस्लामिक बम, कहां गया वो बम, कहां गए गाजी गजनी, कुछ नहीं है, औकात नहीं है इनकी, दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। और हमने इनको इनकी जगह दिखाई है, अमेरिका को उसकी जगह दिखाई है, और अब मुझे लगता है भारत को इजराइल के साथ घनिष्ठ मित्रता करनी चाहिए, खुल के खेलना चाहिए। और ये जो बांग्लादेश में चिंजर पिंजर बैठे ना, चिंगे पिंगे, इनको भी बहुत क्लियर मैसेज है, पाकिस्तान को न्यूक्लियर होते हुए ये हाल कर दिया, घुटनों पे ला दिया, बेटा तुम तो भी अंडे से निकले हुए चूजे ही नहीं हो, तो अंडे में से अभी बाहर नहीं निकलो, खुद को मत ज्यादा, वरना ये अंडा उठा के डस्टबिन में डाल दिया जाएगा और तो फिर चूजा ही नहीं निकलेगा बाहर। तो इनको जरा बहुत क्लियर मैसेज गया। और मुज्जू को, जो मुज्जू फुदक रहा था ना, ये करूंगा वो करूंगा आउट इंडिया, मुझे लगता है एक आध जरा थोड़ा बहुत हाथ पैर बांग्लादेश और इधर उधर भी चलाया जाए तो आसपास के जितने भी लोग हैं इनकी जरा औकात में रहेंगे संजय सर, और इन्हें पता लगेगा बाप कौन है। इनको ये समझाना जरूरी कौन है, बाप कौन है। और ये जो हम शराफत में जी रहे थे, शराफत को हमारी कमजोरी ना समझो, ये इनको मैसेज बहुत क्लियर जाना चाहिए। वी शुड गेट अ वेरी वेरी साउंड एंड क्लियर मैसेज टू देम। और आज अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है, हमें आपकी उतनी जरूरत नहीं है, यू नीड अस मोर देन दैट। और ये जो ट्रम्प कर रहे हैं, ये जो बेवकूफी की थी उसने, टॉम फुलरी, जंपिंग द गन, मैंने सीज फायर अनाउंस कर दिया है, इस चीज से पूरे भारत में आक्रोश था, पूरे भारत का एक एक राष्ट्रवादी इससे मतलब इतना निराश हो गया। हु द हेल आर यू, तू कौन है भाई अनाउंस करने वाला? हम बोलेंगे ना, मोदी जी अनाउंस करेंगे, डॉक्टर साहब अनाउंस करेंगे, हु द हेल आर यू, व्हाई आर यू जंपिंग द गन, तुमने क्यों अनाउंस कर रहे हो? तो ये अब संवेदनाएं हैं जो भारत देश की है। आई थिंक भारत हैज अराइव्ड, एक नया भारत है। ये जो कल के संभाषण के बाद, परसों के संभाषण के बाद, एक 12 मई 2025 के मोदी के संभाषण के बाद एक नया पॉलिसी अनाउंस की है। ये स्पीच नहीं था, एक नया पॉलिसी स्टेटमेंट है। और सब चीजों को, और दर्शकों को एक चीज बताऊं, कल मोदी रहे ना मर रहे, जो नया प्रधानमंत्री बनेगा या चाहे किसी और पार्टी का भी आएगा, ये बेंचमार्क सेट कर दिया मोदी ने। मोदी हैज चेंज्ड द पैराडाइम फॉर गुड। कल को अगर कांग्रेस आ गई तो बोलेगा मैं सिंदूर कंटिन्यू नहीं करूंगा, पाकिस्तान को आगे ठोकने दूंगा। वैसे कांग्रेस कभी आएगी नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी आए, दिस इज द न्यू नॉर्मल। और ये नॉर्मल आपको आगे चलाना पड़ेगा, आपको इसको डंप करने का विकल्प भी नहीं छोड़ा मोदी जी ने। नो बडी कैन डंप दिस। ये राष्ट्रवादियों, हिंदू सनातनियों, ये बात समझो, ये आपका इंश्योरेंस है जो मोदी ने नया किया है। जैसे आयुष्मान भारत लॉन्च किया तो परसों वाले जो चीजें थे उन्हें मैं कहता हूं 10 कमांडमेंट्स ऑफ मोदी। जैसे 10 कमांडमेंट्स ऑफ मोसेस आर फेमस, दीस आर 10 कमांडमेंट्स ऑफ मोदी वेयर ही हैज सेट द ग्राउंड रूल्स, नोबडी कैन चेंज देम। आने वाले दशकों तक कोई इसको बदल नहीं सकता, ये नया नॉर्मल है और ये हमारी सेफ्टी देश में इंश्योर करता है। ये पॉइंट में रिएटरेट करना चाहता हूं। एक लास्ट में है, और ये भी है कि ये जो हमारे अमेरिकी भाई हैं, ये बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं सर? ये वो बड़े हरामखोरी वाले काम करते हैं ये बांग्लादेश में। मुझे लगता है ये जो बांग्लादेश में देखे गए, ये कुछ वहाँ कुछ हरकतें करने जरूर गए थे बांग्लादेश में, कुछ ये
कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि केवल अमेरिका के फौज के लोग वहाँ बांग्लादेश में, कि मेरी इन्फॉर्मेशन तो ये प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स भी इनके बांग्लादेश में हैं। वो यूनिस ने मंगाए थे अपनी सुरक्षा के लिए, बट इनकी वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये थोड़ा चिंता का विषय ज़रूर है। और कल जायसवाल साहब ने बोला कि जो तुमने अवामी लीग को बैन किया, और हम एज अ डेमोक्रेसी वी आर बॉदर्ड अबाउट दैट, और हमारी नज़र है बांग्लादेश पे, वी आर वॉचिंग द थिंग्स वेरी केयरफुली, हमारी नज़र है बांग्लादेश पे, ये भी उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश को भी जो चेतावनी मिलनी थी मिल गई। देखो 8, 10, 20 अमेरिकन सिपाही तो ना आपको बचा पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे। हाँ, अगर यूनिस को भागना हो उसे एयरपोर्ट तक जरूर पहुंचा देंगे, उसी जहाज में उसके साथ उड़ के निकल जाएंगे। इसके अलावा वो हमारे इंटरेस्ट को हर्ट करे, हमारा कुछ कर पाए, इतनी उनकी औकात नहीं है। बहुत क्लियरली मैं कहना चाहता हूँ, ये अब ये सबको समझना पड़ेगा। और बांग्लादेश में अगर कोई हमें देख रहा तो भैया ये भी तुम समझ लो और बहुत क्लियरली जान लो, और ये उम्मा चुम्मा और जुम्मा ये भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। वी नो हाउ टू डिफेंड आवरसेल्व्स। जी, तो आइए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, सुमित पीर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर बस मुझे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना है। मेरा जो चैनल है भारत विचार बाय सुमित पीर, वो यूट्यूब ने बंद कर दिया है, और 5-8 दिन स्ट्राइक आया सर, ये आईएसपीआर वालों के माध्यम से स्ट्राइक आया। यूएस ये कुछ बता नहीं रहे। तो अभी थोड़े दिन पहले ही तो आपने उस पर एक्टिव हुए हैं, पहले तो आप हाँ चला बस भी नहीं रहे। बंद करवा दिया सर, बंद करवा दिया संजय सर। और 5 दिन से यूट्यूब से पूछ रहा हूँ, कोई जवाब नहीं आ रहा। मैंने एस्केलेट किया है अश्वनी जी को, सबको कॉपी किया, कोई जवाब नहीं आ रहा मुझे, कुछ नहीं कर रहे। अब एक छोटा सा चैनल मैंने और बनाया, क्लिप्स भारत विचार बाय सुमित पीर। फिलहाल मैं लोगों को निवेदन करता हूँ उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारा संभाषण चलता रहे। तंग कर रहे हैं सर, रोक रहे हैं, राष्ट्रवादियों की आवाज रोक रहे हैं, क्योंकि जो आईएसपीआर को एक्सपोज वगैरह किया था, ये इनसे फायदम नहीं हो रहा, बर्दाश्त नहीं हो रहा। इनके प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने का काम इनसे बर्दाश्त नहीं होता। अब दे आर पर्सनली कमिंग आफ्टर मी, विच इज ओके, बट जो मुझे दुख है कि हमारे सिस्टम में रहते रहते ये कर पा रहे हैं। क्योंकि आपको वो कश्मीर फाइल्स का डायलॉग याद है, कृष्णा सरकार किसी की भी हो, सिस्टम तो हमारा है। मुझे वो चीज अब सच होती नजर आ रही है सर। 5 दिन हो गए, नोबडी इज रिप्लाइंग मी ऑन एनीथिंग। बस बंद कर रखा, ना मैं अपलोड कर सकता हूँ, ना मैं लाइव हो सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। और आपने सही कहा, अभी कुछ दिन पहले ही मैं उस पर एक्टिवेट हुआ, मैं तो कुछ करता ही नहीं था उस पर। और कुछ थोड़ा विचार आदान प्रदान होने लगा तो उसको, और यूट्यूब इंडिया जवाब नहीं दे रहा सर, नो आंसर। पहले बोला अभी देंगे, 24 घंटे में देंगे, 48 घंटे में देंगे, 5 दिन हो गए, नॉट अ सिंगल आंसर फॉर दैट। क्या करें सर? बट ठीक है, हमारी लड़ाई तो जारी रहेगी। जयपुर डायलॉग है और हमारे पास प्लेटफॉर्म है, हम कौन सा, हमारी आवाज कौन सा बंद कर पाएंगे? हमारे पास और भी तो प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट थोड़ी ना। हमको भी तो बैन किया है पाकिस्तान में। ये हाँ, जो ये पीगरूज है उसको भी बैन हो गया, पीगरूज भी बंद हो गया। और इन्होंने कंप्लीट किया सर, जो मेरे कुछ सूत्रों और मित्रों से पता लगा है, इन्होंने ही ये काम कराया है। इनका पूरा इकोसिस्टम यहाँ है, वहां भी है, यहाँ भी, जिसको ये यूज करके चीजों को मैनिपुलेट करा के ये काम करा देते। कोई बात नहीं सर, हम तो लड़ते रहेंगे, हमें हमारी आवाज थोड़ी ना बंद कर पाएंगे। देश और धर्म के लिए तो हम बोलते रहेंगे। जी, आपका बहुत आभार संजय सर। और इसी के साथ भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः पार्वती पतया, हर 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 हर। महादेव।